कब तक नकसीर फूटने को नॉर्मल मानना चाहिए? हाँ, नॉर्मल तो कुछ भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स किसी मम्मी डैडी को अपना बच्चे की नाक में अगर हमारा भी हो जाते हैं तो वो नॉर्मल कभी नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे गर्दन ऊपर कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। बात ये उठती है कि ये ब्लीडिंग बच्चे को बार बार हो रही है कि नहीं हो रही है। जब बच्चों को नोज ब्लीड होती है तो उसके सर को ऐसे नीचे ले जाके टैप वाटर चला देते हैं। पूर्विक ने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो फायदा होगी करके। ठंडे चीज़ों से जब हमारा एक्सपोजर हो जाती है, बेसिक मानना यह है कि उससे पहले लोगों की एक कॉमन आदत जो नाक को ऐसे साफ करते हैं, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेल्फ फिडलिंग नहीं करना चाहिए नाक के अंदर से। आम लोगों को क्या लक्षण पता चलेंगे कि हाँ ये साइनसाइटिस हो सकता है? साइनसाइटिस की जो कॉज है वो मल्टी फैक्टोरियल है। जब ड्राई वेदर होता है तो लोग नाक में तेल डाल देते हैं, करना चाहिए या नहीं? नाक के अंदर आप डाल दो स्टेराइल। टॉन्सिलाइटिस कम हो उसके लिए कुछ किया जा सकता है? टॉन्सिल के अंदर से ही एंटीबॉडीज रिएक्ट करता है। इम्यूनिटी का हेड ऑफिस वही है। हाँ, एक तरफ से बोल सकते हो। वैसे टॉन्सिल के और फ्रेंड्स भी हैं। इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज सवाल नाक का है। सवाल आपकी नाक का भी है और आपके बच्चे की नाक का भी है। सवाल गले का भी है और कान का भी है। इन शॉर्ट, आज हमारे साथ ईएनटी एक्सपर्ट हैं जो कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं। बच्चों में खास तौर पर गर्मियों के मौसम में आमतौर पर उत्तर भारत में जिसे कहा जाता है नकसीर फूटना या फिर नोज ब्लीड बार बार होना क्यों होती है? क्या वाकई अगर नाक में बार बार प्रॉब्लम है तो हड्डी टेढ़ी होना ही हर बार कोई समस्या होती है या वजहें और भी हो सकती हैं? क्या बच्चे का कम वजन उसकी ईएनटी संबंधी परेशानियों से जुड़ा हुआ हो सकता है? आपको ये सवाल हैरान कर रहे होंगे, लेकिन एक एक करके हम इनके जवाबों को डिकोड करेंगे। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर हर्षा यादव हैं जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और साउथ से हैं, लेकिन आपको आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम आपको दे सकें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जैसे मैंने कहा कि नकसीर फूटना एक सबसे कॉमन चीज़ है और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा धूप में घूम रहा है, बहुत देर खेल रहा है तो ये बहुत नॉर्मल है। तो कब तक नकसीर फूटने को नॉर्मल मानना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। वैसे हम मरीजों को देखते रहते हैं, स्पेशली बच्चे की मम्मी डैडी अपना छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ जाते हैं, स्पेशली स्कूल से छुड़वा के लेकर आ जाते हैं कि ये बोल के टीचर ने बुलाया उनकी मम्मी डैडी को कि नाक से खून निकल गया बच्चे का, आप अब तुरंत लेकर जाइए और दिखाइए डॉक्टर के साथ। तो इस तौर पर क्या होता है कि बच्चों में क्या होता है कि जब भी ऐसा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया हो या टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो इसमें क्या होता है कि जो सांस हम नाक से लेते हैं वो उसके टेम्परेचर की वजह से जो नाक के अंदर से जब जाते वक्त नाक की हड्डी के ऊपर बहुत मुलायम सी चमड़ी होती है हमारा नाक की हड्डी पर, उसको हम म्यूकोजा कहते हैं। तो इसकी जस्ट नीचे 1 मिलीमीटर भी डिस्टेंस नहीं होता, इसके जस्ट नीचे कई सारे छोटी छोटी खून की नसें होता है। जो ये खून की नसें सूखापन की वजह से, जो हवा हम खींच रहे हैं नाक से जोर से जब खींचते हैं तो टेम्परेचर एक तो बढ़ी हुई है बाहर की वजह से, और जब खींच के जा रहा है वो सूखापन की वजह से रगड़ के जाती है, जिसकी वजह से माइक्रो अब्रेशंस, छोटी छोटी चोट लगना नाक की हड्डी के ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो नाक के सामने की जगह जहाँ होता है वहाँ पर स्पेशली हमारा एक अच्छी छोटी सी एरिया होता है, सर्जिकली रिलेटेड होता है, जहाँ पे बहुत सारा खून की नसें इकट्ठा होता है। अगर वहाँ पर चोट लगी है बच्चों में या बूढ़े लोगों में या बुजुर्ग लोगों में या किसी में भी हो सकता है, कोई भी कारण हो, तो वहाँ से तुरंत खून निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर कोई अचानक टकरा जाए किसी दीवार से या शीशे से तो भी नोज चोट लग गया किसी को या कैसे भी नीचे गिरा या हाथ पैर हमारा लग भी जाता है तो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उस समय पर हमारा प्रेशर की वजह से वहाँ पर उस छोटी छोटी खून की नसें निकल जाती है। तो जैसे आपने कहा कि माँ बाप लेके आते हैं तो कब नॉर्मल मान के छोड़ दें? हाँ, ये बेसिकली हमें नॉर्मल तो कुछ भी नहीं होता है। ऑफ कोर्स किसी मम्मी डैडी को अपना बच्चे की नाक में अगर हमारा भी हो जाते हैं तो वो नॉर्मल कभी नहीं होता है। बात यह है कि ये चीज़ उनसे हमारे बच्चे को नुकसान हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ हमें जानना चाहिए। तो ये होता है अगर किसी का खून निकल जाती है, पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि करना क्या है उस समय, क्योंकि उसी समय तुरंत तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर या स्कूलों में तो मौजूद नहीं होता है ना, तो तुरंत करना क्या है, या टीचर भी हो कोई भी हो, छोटे बच्चे में हुआ है ऐसा, सब पहले नाक दबानी है दोनों नाक, और बच्चे को बोलना मुंह से सांस लेनी।
कैसे करना है एक बार आप नाक ऐसे दबा के मुंह से सांस लेने के लिए बोलनी है, और बच्चे को ऊपर सी तरफ से ही रखना है, मतलब अपराइट पोजीशन पे रखनी है। कितनी देर ऐसा करना? 2 से 3 मिनट। ये मतलब क्लॉटिंग नाक टाइम को की, ऐसे दबाएं और यस यस, मुंह से क्लॉटिंग सांस मुंह से सांस लो और थूकते रहो, थूकते रहो, अच्छा। थूकते रहो, ताकि जो अगर कान नाक के अंदर खून होगी तो पीछे ना हो जाए। तो कुछ लोग इसको ऐसे गर्दन ऊपर कर देते नहीं, हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं वो करना नहीं है। करना चाहिए, पीछे नहीं करना चाहिए, जस्ट सीधा रखना है, बस हैरान नहीं होना है, दबा के रखनी है थोड़ी देर के लिए। जो ये जो छोटी छोटी खून की नसें में वो सिंपल प्रेशर, डिजिटल प्रेशर, नाक के उंगली से प्रेशर डालने की वजह से रुक ये जाएंगे। रुक जाने की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें चांसेस होती है, तुरंत रुक जाएगी। ओके। तो अब बात यह है कि रुक गया तो तब आप लेकर आ सकते हो, दिखा सकते हो, फिर हमें आगे ट्रीटमेंट हम या कोई भी एंटी सर्जन या कोई भी फिजिशियन हो वो कर देंगे आपको। तो पहली बार नोज ब्लीड हो, जब पता है बच्चा धूप में खेल रहा है या बहुत गर्मी में रहा है, तब भी लेकर आना चाहिए या एक आध बार बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेना चाहिए? बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब अभी बात ये उठती है कि ये ब्लीडिंग बच्चे को बार बार हो रही है कि नहीं हो रही है, और जगह पे भी ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चोट लग रहा है, थोड़ा सा भी रगड़ के हाथ पैरों में चोट आ रही है, मतलब है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कुछ है तो नहीं है, ये भी तो पता करनी पड़ेगी। जो हमने अभी बात की है ये सबसे कॉमन चीज़ें होता है, सबसे कॉमन समर में या एक्सट्रीम विंटर में, जो हमारा नवंबर दिसंबर की तब भी नाक ड्राई हो जाती तब है। होती है ये दोनों चीज़, या नहीं तो किसी बहुत ज़्यादा हम एसी, अभी एयर कंडीशन के बिना कोई तो रह नहीं पा रहा घर पे, पर एसी अगर हम एसी में हर वक्त घर पे बैठे, वो भी ह्यूमिड नॉन ह्यूमिड वेदर होता है, उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें होने की चांस बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो आपको ड्राई करता है, ह्यूमिडिटी को सोख लेता है, और तब भी नोज ब्लीड हो सकती है। एब्सोल्युटली वो हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जब बच्चों को नोज ब्लीड होती है तो उसके सर को ऐसे नीचे ले जाके टैप वाटर चला देते हैं, उससे कोई फ़ायदा होता है? पूर्विक ने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो फायदा होगी करके। ऐसा कर सकते बेसिकली हैं? क्या होता है, कोई भी जब हम ठंडे चीज़ों से जब हमारा एक्सपोजर हो जाती है, बेसिक मानना यह है कि खून की नाली बंद हो जाए, वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, टेम्परेचर रिलेटेड, ये सोच होती है। शायद हमारा पूर्विक ने ये चीज़ सोच के ऐसे वो पानी जनरेशन टू जनरेशन आए हो, पर यस वैसे अपने एक्सपीरियंस में तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं सिखाया गया है एज अ स्टूडेंट, जब हम एएनटी रेजिडेंसी करते रहे, पर लेकिन नहीं एडवाइजेबल है। तो दादी नानी का नुस्खा है ये कि सर नीचे दे दो और नाक से उसको रोक नहीं, नीचे तो रखने की कॉन्सेप्ट तो वही है कि मुंह से बाहर निकल जाए खून, ताकि वो सांस की फेफड़े के रास्ते में ना चले जाए। देखो बच्चों में पता नहीं चलती है ना, हाँ। कि बच्चे थूक निकलने की समय खाना, हम अगर नाक बंद कर दिया तो मुंह से सांस ले लेते हैं, बच्चे को बोले बिना तो नहीं पता चलती है जी। तो वो थूक जो ब्लड क्लॉट अगर पीछे आ रही है तो वो निकल सकते हैं, निकलते निकलते वो सांस के रास्ते में जाएगी तो दिक्कत होगी। तो आप क्या एडवाइस करेंगे, ये नल के नीचे सर देना चाहिए बच्चे का कि नहीं देना चाहिए? मैं तो नहीं करूँगा। आप तो नहीं देंगे, मतलब जो आपने फर्स्ट एड बताई है कि नाक बंद कीजिए और बस वो चीज़ में 90% ऑफ द टाइम्स में अगर सिंपल छोटी सी नेजल ब्लीड है जिसमें मेजर कंसर्न नहीं है जी, तो इससे हो जाती है। Otherwise- एज अ फर्स्ट एड हम भी मम्मी पापा को जो आते हैं हमारे पास, उनको हम यही एडवाइस। अगर बार बार नोज ब्लीड हो रही है तो फिर एवेल्युएशन किया जा सकता है उसके ऊपर, क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है? मोस्ट पॉसिबल कॉज तो ये जो हमने डिस्कस किया ये होती है। नंबर 2, सेप्टम नाक की हड्डी के ऊपर कोई लीजन बनी हुई हो जिसको चोट होने की वजह से वहाँ से आ रहा हो, या बच्चों में कुछ अंतर तक, कुछ बड़े बच्चों की बात है 11 से 14 साल की उम्र के बीच में या 16-17 साल की अंदर तक उम्र के बीच में कुछ ट्यूमर्स भी होते हैं। अच्छा। जो बहुत सारा नाक के अंदर ब्लीडिंग कॉज करते हैं, तो वो चांसेस हो सकता है जिसमें एंजियोफाइब्रोमा के नाम पे होता है। और किसी को एक्यूट साइनोसाइटिस हुआ हो, नाक में इन्फेक्शन चल रही है, तो साइनस की इन्फेक्शन होते हैं, उन लोगों में भी कुछ हद तक, सारा मरीजों में नहीं पर यस कुछ मरीजों में ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है। साइनसाइटिस पर भी आएंगे, बहुत सारे लोग इस शब्द को बहुत यूज़ भी करते हैं। हाँ। कि हमें साइनस हो गया है। उससे पहले लोगों की एक कॉमन आदत, जो नाक को ऐसे साफ करते हैं उंगली डाल डाल के, या कुछ जैसे आपने कहा ड्राई हो गया तो वहाँ कुछ जमा हो गया, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेल्फ फिडलिंग नहीं करना चाहिए नाक के अंदर से, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नुकसान करता है? नुकसान, अगर आप
बेसिकली हम लोग जब हम नाक के अंदर साफ बाहर बाहर की नाक जहाँ पर आपकी बाल दिखता है नाक के आसपास, वहाँ पर आप अगर ऊपर ऊपर से साफ कर सकते हो तो ठीक है, पर वो भी साफ हाथों में, जब भी हम नहाते वक्त ये हो सकता है, ब्लो आउट करते हैं हम नाक को छींक के, ये कर सकते हैं, पर लेकिन खुद से अंदर जाके करना बहुत नॉन एडवाइजेबल है, क्योंकि नाक के अंदर टर्बिनेट्स करके एक चीज़ होता है, तो जो इस हिस्सा में, इस साइड में टर्बिनेट्स होता है, जो कॉमन आम भाषा में सब लोग नाक के मस्सा बड़ा हुआ है बोला जाता है, वो इसकी रेफरेंस पे बोलते हैं लोग। अच्छा। या तो बीच में जो रास्ता दिखता है, बीच में जो दिखता है उसको नाक की हड्डी बोलते हैं, यानी नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो बेसिकली हर एक बीमारी नाक की मस्सा या नहीं तो नाक की हड्डी नहीं होता है पर ये चीज़ होती है बेसिकली। क्लीन करते वक्त इन दोनों की चोट हम खुद से कर लेते हैं, तो इसीलिए क्लीन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं क्लीन करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हमारा नाक ऐसा बनाया है कि जो चीज़ नाक के अंदर बनता है वो अपने आप पीछे की तरफ से खिसक जाती है। इसको यानी वो क्लीनिंग मैकेनिज्म है उसका? खुद से नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म होती है, इसको म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहते हैं जी। जैसा मैं यहाँ पर, क्योंकि नाक के आगे अगर बलगम जमा होती है या उत्पन्न होता है, वहाँ से अपने आप नाक के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि वो सारा चीज़ें अपने आप पीछे चले जाए। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे नाक में भी ये चीज़ हो रही है, पर उन्हीं लोगों में ये तकलीफदायक होती है जिन लोगों में इसकी जो स्पीड और इसकी जो टाइम और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से एक ही समय में बहुत मोटा मोटा चीज़ें जाती हैं। यानी लोग इस प्रकार की ग्रंटिंग नॉइस निकलना शुरू कर देते हैं, वो क्योंकि उनको महसूस आता है कि यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो मैं करूँ, फिर नाक के पीछे एक गल्प सी बलगम निकलता है। तो अच्छा। ये चीज़ अर्ली सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस कहा जा सकता है। तो क्या ये वाले लोगों की भी नाक की हड्डी नहीं बड़ी होती है? नाक की हड्डी बड़ा मतलब देखिए, अगर हम जैसा अभी मैं कान ऐसा पकड़ लिया, ये कान ये भी हड्डी ही माना जाता है, बट इसको कार्टिलेज बोलते हैं, मतलब पसली वाली हड्डी बोलते हैं हम लोग, बहुत सॉफ्ट सी होता है। अब नाक में ये वाला एरिया भी इतना सॉफ्ट वाला होता है। तो बेसिकली नाक की दो हिस्सा है, एक तो बोनी पार्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, और एक बहुत सॉफ्ट वाला होता है जी। तो ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, जब बच्चा या मैं जब छोटा था, तो जब बच्चा बड़ा होता है, स्पेशली जब 18 ईयर्स के अंदर अंदर हमारा फेस की लेंथ ब्रेड सब कुछ चेंज होती है जी। तो उस समय क्या होता है कि जैसा मेरा दिमाग की हड्डी बड़ा होता है और जो ये जो मुंह और तालवा की हड्डी बड़ा होता है, ये जो बीच में जो कार्टिलेज होता है इसके बीच में सैंडविच हो जाती है। और अच्छा। ये ऊपर वाला जल्दी, अगर ये लंबा होते वक्त या मोटा होते वक्त या ये वाला बढ़ते वक्त, इसके बीच में ये अगर प्रेशर ऊपर नीचे दबाव देने की वजह से नाक की हड्डी टेढ़ा हो जाती है लोगों में। और इसकी टेढ़ापन काफ़ी हद तक सब ऑलमोस्ट बहुत मोर देन 50% लोगों में रहता है। ये कुछ हद तक नेजल डिविएशन रहती है, पर उन्हीं लोगों में ये डिविएशन प्रॉब्लम करता है जहाँ पे सांस लेने की रास्ते को बंद कर रहा है। वरना अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो हर बार वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। उन्हीं लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम होता है जिन लोगों को नाक की अंदर से सांस जाने की रास्ता कम हो रही हो या रेजिस्टेंस एयरवे की कम हो रही हो, और उन लोगों में सांस की फ्रेशनेस कम होता है। अच्छा। क्योंकि अभी मैं सांस लूँ, जब मैं सांस लेता हूँ उसी प्रेशर के थ्रू जो बलगम नाक में है वो पीछे चले जाती है। ओके। भले मैं जोर से लूँ या आराम से सांस लूँ, हर किसी का अपना दोनों अपने आप होते रहती है। ये नेचुरल बॉडी ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर अगर रुक गया किसी बीमारी की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से, तब वो डिसीज़ बन जाती है। ओके। डॉक्टर साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि लोगों को कुछ भी नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो एक टर्म बहुत यूज़ करते हैं कि हमें साइनस की बीमारी है और हमें साइनस हो गया है। ये साइनस होता क्या है असल में? ये एक्चुअल में ये बातें जब बोलते हैं ना, ये कई बार हम लोग भी कंफ्यूज में आ जाते हैं। आप भी मरीज से पूछते होंगे, तुम बताओ साइनस क्या? मरीज हमारे पास आते हैं, हमसे बोलते हैं कि सर हमारा नाक के ऑपरेशन हो गया है, और ऑपरेशन हम पूछते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि क्या ऑपरेशन हुआ है। साइनस के ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। तो हमें जब तक हम कागज में देखे कि वो क्या साइनस की ऑपरेशन हुई है या हड्डी की ऑपरेशन हुई है, सेप्टोप्लास्टी हुई है, क्या डिटेल है, तब तक हम भी नहीं श्योर होते हैं। तो यस, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस, वो एक कॉन्सेप्ट सही करना बहुत ज़रूरी है। तो साइनस मतलब क्या होती है कि हमारे जो स्कल, मतलब जो खोपड़ी है हमारा, इसमें क्या होता है कि फेस के अंदर 4 हवा भरा हुआ हड्डी होता है।
मतलब यह है कि ये नाक है हमारा, नाक के आसपास की एरिया में कुछ जगह खाली बैठा हुआ है। जैसे रिबकेज होती हैं पसलियां, वैसे कुछ हाँ, कुछ उसी उसका प्रकार से छोटा आप वर्जन। मान सकते हो, पर इसके अंदर कोई चीज़ें नहीं होते, सिर्फ हवा ही जाता है। तो अगर आपको सिंपल चीज़ें, ये क्यों ऐसा भगवान ने बना हुआ है, मैं सिंपल चीज़ें बताऊंगा। अभी आप कभी, हम लोग बाइक चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल बहुत तेज से चलाते हैं हम कोई ना, हेलमेट तो टू व्हीलर जरूरी है चलाते हैं। चलना। हाँ। बट हेलमेट जब आप डालते हो कि हेलमेट हर जगह पे बंद कर देते हो और सीधी सी स्पीड में जाते हो, उस समय कभी आपने ऑब्जर्व किए होंगे, अगर आपको हेड को टर्न करनी है इधर उधर, बहुत एयरवे की रेजिस्टेंस आती है, मतलब हवा की रेजिस्टेंस आती है। आप थोड़ा सा भी मोड़ दोगे तो पूरी तरफ से अपने आप सर मुड़ जाती है। डिसबैलेंस भी हो जाता है यस कभी यस, कभी। ये तो एक्सपीरियंस किए होंगे हमने। जी। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा आप ना हेलमेट की जो ढक्कन है या आपकी जो आई कवर है उसको ओपन करके ना अभी आप फोर्स में चलाइए और हेड को टर्न करने के लिए कोशिश कीजिए, अब हो आप जाएगा। आसान से कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्यों? बिकॉज जब आप खोल दिए, हवा अंदर भी जा रही है, हवा हेलमेट की बाहर भी जा रही है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फोर्स है वो बैलेंस हो गया। ओ, अंदर मतलब स्किन के अंदर जा रही है। एग्जैक्टली अभी क्या होता है कि भगवान ने इसीलिए बनाया है, मुझे लगता है कि इंसान में सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सर के अंदर बहुत सारा अच्छे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ब्रेन है, आई है, सब कुछ है। अब इसके अंदर पूरा क्लोज्ड कैविटी अगर भगवान ने बना दिया होता, हमारे मुंह नहीं है खुलने वाले, नाक नहीं है, कान के अंदर नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि हम भी हवा में जा रहा है लोग, तो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से भी हर एक बंदे के ऊपर एक हेड पे प्रेशर जैसा फील होती है। तो हमारी साइनस होने की वजह से हमारा स्कल को एक वेटलेसनेस की फीलिंग आता है, हम फ्रीली हेड को टर्न करते हैं, फ्रीली हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में टेक प्लेस कर लेते हैं। जो चीज़ें हमारी एक तरफ से हेड हमारा बॉडी को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। यानी साइनस जो है वो फेस में हवा भरने की जगह है। थोड़ा सा या उसी प्रकार की आसान वो हवा, आसान भाषा में हवा भरने की जगह होता है। वो हवा जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद सीधा छाती में जाता है और वापस आते वक्त इस साइनस के अंदर हवा जाके फिर बाहर आती है। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा हेड की बैलेंस हमेशा मेंटेन्ड में रहती है। और इसकी दूसरा फंक्शन भी है, हवा अंदर साइनस के अंदर जाने की वजह से साइनसेस में वेंटिलेशन होता है, तो जिसकी वजह से बलगम साइनस के अंदर जो बनता है वो बाहर निकलती है। इस प्रकार से ये वो है। अभी इस साइनस के अंदर कोई भी कारण की वजह से ये जो हवा की रवाना नहीं होता है, तब बलगम इकट्ठा होती है या मांस इकट्ठा होती है या पॉलिप्स बनता है या इस प्रकार की बीमारियां होता है। उसमें बहुत सारा वेरिएशन और बहुत सारा डिसीजेस की स्टेजेस होती है, जो कि मेडिकल भाषा में इसको साइनसाइटिस कहलाता है, साइनोसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन विद इन द साइनस, जिसको लोग साइनस कहते हैं आम भाषा में। यस, आम भाषा में लोग साइनस यानी कि जो पूरा सिस्टम है उसको बीमारी बताते हैं, जबकि साइनसाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन यानी सूजन किसी भी वजह से आ जाए, जैसे डॉक्टर हर्षा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर उसमें बलगम जमा हो गई या कोई और समस्या हो गई, पॉलिप्स हो गए, तब साइनसाइटिस होता है। तो आम लोगों को क्या लक्षण पता चलेंगे कि हाँ ये साइनसाइटिस हो सकता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अभी इस साइनस में जो चीज़ें नहीं हो रही है, जो हवा के अलावा चीज़ें, पानी, बलगम इकट्ठा होता है, अभी जो मैंने बोला था, इसकी वजह से हमारा हेड पे वेटलेसनेस फील होता है। अभी मरीज को भारीपन आना शुरू हो जाती है, सर में भारीपन, इसीलिए जुकाम में फेस सर पे दर्द रहता है। भारीपन, नाक के आसपास भारीपन, आँख के आसपास भारीपन। अब जी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास, मैंने बोला था, 4 साइनस इस साइड, 4 साइनस इस साइड रहता है। जिस साइनस में ये प्रिडोमिनेटली मतलब सबसे ज़्यादा बीमारी इकट्ठा हुई है, उस साइनस के लक्षण में आपको उसी आसपास में लक्षण दिखाई देता उस हिस्से में दर्द जैसे होगा। स्पिनॉइड साइनस बोलते हैं, सर की यहाँ पर भारीपन होना शुरू हो जाता है, माथा में दर्द होना शुरू हो जाती है। या फ्रंटल साइनस इस साइड पे, यहाँ पर साइनस में दर्द होना शुरू हो जाती है। या मैक्सिलरी साइनस, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी किसी ने साइनस की कोई सिम्टम्स नहीं लेके आता है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है, स्पेशली मैक्सिलरी साइनस कहते हैं हम, जो सामने रहता है, इसके अंदर होता है कि सिंपल टूथ एक से आते हैं। अच्छा। यस, तो टूथ एक से होती है तो और टूथ में कोई बीमारी नहीं होता है, कैसे फिर आप क्योंकि डायग्नोज वो करते हैं? साइनस की नीचे रहता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये इस आसपास में थोड़ा सा चेहरापन, भारीपन रहता है और थोड़ा स्वेलिंग भी आती है कई बार कुछ मरीजों में। और उसके हम सोचना पड़ता है कि साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस या उसकी वजह से क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसके हिसाब से हम पकड़ लेते हैं। क्या कोई टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि साइनसाइटिस है, किस हिस्से में सूजन है, कहाँ कुछ जमा है? एक्सरे में भी पता चलती है, पर आजकल
सीटी स्कैन सबसे अच्छी मोडालिटी माना जाता है, उससे पता लग तो जाती है। किसका सीटी स्कैन कराते हैं? साइनस की स्पेसिफिक सीटी स्कैन होती है। साइनस के स्पेसिफिक सीटी स्कैन होते हैं, ओके। वो श्योर शॉट डायग्नोसिस है कि साइनसाइटिस है? हर बार उसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। पहले मरीज के सिम्टम्स, उसके साथ कोरिलेशन, अगर ज़रूरी है तो इन्वेस्टिगेशन। तो आप सोचिए कि अगर आपके दांत में दर्द है, आपको यहाँ पर सूजन है, आँखों में दर्द है, यहाँ तक कि सर में भी दर्द है, वो साइनसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। और जिस हिस्से में दर्द है उसके हिसाब से फिर इलाज होता है। इलाज क्या होता है डॉक्टर साहब साइनसाइटिस का? साइनसाइटिस की इलाज इनिशियली हम इन्फ्लेमेशन और इनिशियल इन्फेक्शन जो हुई है उसको दवाई से क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं। और आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो लिटरेचर में सबसे बेस्ट एविडेंस होता है कि नेज़ल स्प्रेज होता है, कुछ नेज़ल स्प्रेज होती हैं जी। जिससे साइनसाइटिस की इन्फ्लेमेशन डाउन होती है। तो इससे बहुत अच्छे से रिस्पांस बहुत सारा मरीजों में मिल जाती है। यानी जिन मरीजों में रिस्पांस नहीं होता है उन लोगों में हमें इन्वेस्टिगेशन करके आगे बढ़ना पड़ सकता है। आगे मतलब तब सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में ज़रूरत हो सकती है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हुआ तो। अगर दवाओं से उस मरीज को नहीं। राहत नहीं है, या फिर अगर लंबे समय से किसी मरीज को 1 साल 2 साल 3 साल से प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मरीजों की प्रेजेंटेशन पे जब हमारे पास आते वक्त ही इतना ज़्यादा बीमारी है कि वो हमें इसमें मेडिकल रोल की कोई होता नहीं है, या साइनस की अंदर बीमारी होने की वजह से इतना बीमारी हुई है कि वो आसपास के स्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रभाव दे रहा है, जी। तब उसकी रहना सर्जरी सही नहीं रहेगी। कैसे होती है इसकी सर्जरी? इसकी सर्जरी दूरबीन से होती है, अच्छा, विदाउट स्कार, नाक के अंदर दूरबीन के द्वारा पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करके उसको आज के इसमें विदाउट वेरी मिनिमल ब्लीडिंग एंड मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस डे केयर सर्जरी के हिसाब से किया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कोई खतरनाक नहीं कि सब खोल वोल के सर्जरी? नहीं, वो अभी नहीं है। अभी एंडोस्कोपी के थ्रू, मोडालिटी के थ्रू सारा एरिया में एक्सेस हम मिल जाती है। और जी। एंडोस्कोपी के थ्रू डे केयर में मरीज सुबह आती है, आएंगे तो शाम तक या ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे ऑब्जर्व करके जा सकते हैं। घर भी जा सकते हैं, या नहीं तो 2 घंटे तक नाक के अंदर पट्टी रहता है, 2 दिन तक, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद नाक के अंदर पट्टी रखते हैं, तो वो पट्टी निकलने तक हम यूजुअली अपने केयर पे रखते हैं। साइनसाइटिस की दवाएं, जैसे आपने कहा इनिशियली हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कितनी असरदार रहती हैं? कब तक प्रॉब्लम को टाल सकती हैं या पूरी तरह इलाज कर सकती हैं? अर्ली फेजेस, अर्ली सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस या फर्स्ट एपिसोड जब होता है, बहुत सीवियर नहीं है, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं तो अच्छी तरफ से मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेजेबल है। जी। एक जैसे आपने बातचीत में कहा कि जो नेज़ल पैसेज है उसके लिए कुछ स्प्रेज आती हैं, इससे मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आप अपना नेज़ल पैसेज क्लियर रख पाते हैं या वो क्लियर है तो साइनसाइटिस की प्रॉब्लम कम होगी? हाँ, एक तो है, पर लेकिन हमेशा नहीं बोल सकते हैं हम इस बात को। अच्छा। क्योंकि जो सिम्टम्स हमें आने से पहले कई महीनों की चीज़ होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। इसको सब क्लिनिकल सिम्टम्स बोलते हैं कि मतलब ना दिखा रहा ना कुछ समझ आ रही है। तो ये चीज़ होती है कि हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। किसी का सांस अच्छे से जा भी रहा हो जी, और कुछ साल के बाद अपने आप वो खुल के बंद हो गया हो, क्योंकि ये इसमें एक चीज़ पर हम मुद्दा नहीं डाल सकते हैं कि क्यों एग्जैक्टली हो रही है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस की जो कॉज है वो मल्टी फैक्टोरियल है। आज की इसमें हम पोल्यूशन को सबसे ज़्यादा हम लेना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, इंट्रिंसिक एलर्जिक फैक्टर, अपना खुद का बॉडी की रेस्पॉन्सिव मैकेनिज्म जो होती है इसकी, और बहुत सारा चीज़ें जो हम खाते हैं, को हम पीते हैं, बहुत सारा चीज़ें होता है कि वो सब रीजंस हो सकते हैं। साइनसाइटिस के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए? मोस्टली साइनोसाइटिस मतलब है कि इसमें बहुत सारा वेरिएंट्स है। एलर्जिक हो सकता है, या क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस हो सकता है, या फंगल राइनोसाइनसाइटिस हो सकती है। बहुत सारा वेरिएंट्स हैं। तो जनरली ये जो खाने पीने की जो क्वेश्चन उन्हीं लोगों में आता है कि जो मरीजों को पता है कि मेरे को हमेशा कुछ खाने के बाद होता है या कुछ पीने के बाद होता है, कि ये ट्रिगर्स, ये लोग बेसिकली इनकी बॉडी पे इनहेरेंट एलर्जिक रिस्पॉन्स जिन लोगों में होता है, एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस जिन लोगों में होता है, उन लोगों में पहली बात ये है कि हम खुद से वेरी या हम अवेयर होना चाहिए कि किस चीज़ से मेरे को तकलीफ़ हो रही है। ये भी हाँ, जनरली हम अपना पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ध्यान रखें
बिल्कुल। अगर किसी ने नहीं बोला है कि हम कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। जी। अगर हम किसी को यार, स्पेशली जब डॉक्टर बोलता है कि मरीज हमेशा ध्यान रखता है, तो सबसे ज़्यादा हम जो बोलते हैं वो हमेशा याद रखते हैं, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि इससे हमारे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको दूर रहना। तो हम यूजुअली जनरली फर्स्ट लाइन ऑफ इसमें हम ये बोलते हैं कि जिस चीज़ से आपको हो रही है उसके ऊपर आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस चीज़ से। किसी को आइसक्रीम खाने से होता है, किसी को पपीता खाने से होता है, अच्छा। किसी को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। किसी को कुछ और खाने से होती है। अगर ऐसा चीज़ें होती है कि आपको अगर पता है कि सडन छींके आना शुरू हो गया, नाक बंद होना शुरू हो गया, तो आप पहले उसको अवॉइड करना चाहिए। पहली बात ये होती है। यानी जो कॉज ऑफ एलर्जन है उसको आप खुद ही थोड़ा सा बेस्ट पहचान सकते हैं। हाँ, कंट्रोल आप खुद से कर सकते हो। दिस विल बी द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज़ों से ऐसे मरीजों को प्रॉब्लम सब होती है? लोगों को नहीं होता है। अच्छा। बहुत कम लोगों पे, कुछ लोगों पे हो जाती है। कुछ लोगों में होता है। नाक से गले पर आए उससे पहले एक सवाल और है डॉक्टर साहब कि जब ड्राई वेदर होता है तो लोग नाक में तेल डाल लेते हैं कि थोड़ा ह्यूमिड हो जाएगा तो ठीक लगेगा, करना चाहिए या नहीं? तेल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में तो एक अणु तेल भी आता है, लोग उसको ऐसे नॉस्ट्रल लेते हैं और उसको लगा लेते हैं और सोचते हैं हमारी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तेल कोई फायदा करता है? तेल नहीं करता, मुझे नहीं लगता। नुकसान कर सकता है? नुकसान तो हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आजकल की चीज़ों में कौन सी नाक के अंदर आप डाल रहे हो, स्टेराइल तो होना चाहिए। अगर स्टेराइल नहीं है, आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है। जी। गले की बात करते हैं। बच्चों में टॉन्सिल्स हम देखते हैं कि बहुत कॉमन, जैसे साइनस शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे बच्चों के केस में यूज़ किया जाता है कि बच्चे को टॉन्सिल हो गए हैं। तो क्या होते हैं टॉन्सिल और कैसे उसका पता चलता है? ओके, अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन है ये। टॉन्सिल्स मतलब क्या होता है कि एक गले में जीभ की पीछे के हिस्से में दोनों तरफ से एक छोटी सी मांस जो होता है, लिम्फॉइड मांस। ये इसकी मतलब क्या है कि टॉन्सिल्स हर बच्चे में रहता है, 2 से 3 साल से शुरू होता है और ये लगभग 10 से 13 साल तक रहता है सब बच्चों में। जी। और इसकी काम क्यों है, जैसा आप हमें बताइए। सिंपल, अब एग्जांपल पे आते हैं दोबारा। एक छोटी गांव है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? गांव में सरपंच, प्रधान, पुलिस ऑफिसर, पुलिस, इंस्पेक्टर। जी। ठीक है, तो जैसा है टॉन्सिल को भी हम एक तरफ से पुलिस मान सकता है जी। कि जब हम बच्चे रहते हैं, आज मैं कुछ चीज़ें खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा बॉडी इस चीज़ से इम्यूनिटी मेंटेन कर लिया है, इसको पता है कि मेरे को इससे कुछ नहीं होना है। मैं खा लिया, थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे खा भी लिए, पी भी लिए, कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये कैसा होता है हमारे लिए, जब मैं बच्चा था या कोई छोटा बच्चा होता है, कि जब हमारा बॉडी पे स्टार्टिंग में हम चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमारा इम्यूनिटी रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके उसको उसके ऊपर लड़ती है। जो कीटाणु, कृमि, जो भी हम, या बच्चे के आप ले लीजिए, कुछ पानी पीने में कुछ हो गया या खाने की चीज़ों में कुछ हो गया, वहाँ पर उनको कुछ दिक्कत होगी तो उनको भी बुखार आ जाती है, कुछ गला खराब हो जाती है या नाक बंद हो जाती है, ऐसा कुछ चीज़ हो जाता है। इसको हम बॉडी अपना बॉडी फाइट करना माना जाता है। जी। ठीक है, वो जब फाइट करते हैं उसको इम्यूनिटी कहते हैं हम। जी। इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीज़ जब एक बात होता है और ये चीज़ बच्चे की लाइफ टाइम इम्यूनिटी साइकिल में ये रिकॉर्ड हो जाती है। ये रिकॉर्ड करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले हमारा टॉन्सिल करते हैं, क्योंकि टॉन्सिल के अंदर से ही एंटीबॉडीज रिएक्ट करता है, लोकल एंटीबॉडीज बाहर आती हैं। इम्यूनिटी का हेड ऑफिस वही है। हाँ, एक तरफ से बोल सकते हो। वैसे टॉन्सिल के और फ्रेंड्स भी हैं, एडिनॉइड कहते हैं हम, वो नाक के पीछे होता है, थोड़ा आसपास में बहुत सारा ऐसा लिम्फॉइड फॉलिकल्स है जो कि नाक और मुंह के आसपास ही रहता है, क्योंकि यही हमारे लिए एंट्री पॉइंट होता है। जो भी बाहर की चीज़ें हमारा अंदर जाना है, या तो खाने से जाना है या तो सांस से जाना है। राइट। तो स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये पहले जाती है नाक के पीछे से। अगर कोई कृमि, कीटाणु, डस्ट एलर्जन कुछ होती है, एडिनॉइड रिएक्ट करता है, एडिनॉइड वहाँ से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी एक रिएक्शन स्टार्ट करता है जिससे एडिनॉइड मोटा हो जाता है, टॉन्सिल मोटा हो जाता है। तो अगर जैसे कुछ बच्चों को खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है, उसका मतलब है उनका डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। हाँ, ये इसमें हम उसमें थोड़ी सी एक हमें समझनी चाहिए। अब किसी को इम्यूनिटी पहले तो काम कर रहा है, अच्छी बात है। अब ये बात होता है कि कई बार चीज़ें होती है ना, ओवर एक्टिव भी हो जाते हैं ना जी।
इसमें क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत अच्छे हम कोई चीज़ कर सकते हैं और हमें पता है कि हम कर सकते हैं, हाँ, तो वही चीज़ें आपको दोबारा दिया जा रहा है तो आप कॉन्फिडेंस से कर लेते हो और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से कभी कर लेते हैं। हाँ, राइट। ये नॉर्मल है। जैसे ही टॉन्सिल्स भी ऐसा क्या करता है कि इतना अच्छा जब फंक्शनिंग होता है कुछ बच्चों में, या कोई भी रीज़न्स हो, उनकी इनहेरेंट इम्यूनिटी ऐसा है, या पैथोजन जो आ रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या कोई भी रीज़न हो, कई बार टॉन्सिल्स ओवर रिएक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से, या नहीं तो कई बार जो माइक्रोब हमारी आ रही है या कोई कृमि कीटाणु अंदर जा रही है, वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये टॉन्सिल पे बैठ जाता है और इसको इन्फेक्शन कर देता है। जी, उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं जी। या एडिनोडाइटिस कहते हैं। जैसे अगर साइनस बीमारी नहीं है, ऐसे टॉन्सिल इसी भी प्रकार बीमारी की नहीं हो है। जाती है, ऐसे ही होता है। तो ये टॉन्सिल्स मोटा हो जाता है। उस समय क्या होता है कि बच्चे के मुंह तो पहले छोटा है और उसके पीछे अगर एक छोटा सा हिस्सा और मोटा हो गया तो वो खाने के रास्ते के साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी बच्चा थूक निगलने के लिए कोशिश करता है, वो हिलती है, तो हिलती है तो पेन क्रिएट करता है, बच्चा थूक नहीं निगल पाता, खाना नहीं खा पाता, ओके, और बुखार आ रही है उसके ऊपर और इन्फेक्शन भी हो जाती है। जैसे इसी प्रकार से अगर नाक के पीछे हो जाता है तो एडिनॉइड नाक के पीछे के रास्ता बंद कर देता है। तो डॉक्टर साहब ये जो गले में जो भी टॉन्सिल जैसे आपने कहा जीभ के पीछे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग ऐसे हाथ लगा के बताते हैं कि इसको टॉन्सिल हो गए। क्या ऐसे पता चलता है? ऐसे नहीं पता चलती है अंदर से, अंदर बिना देखे। यहाँ पर क्या होता है कि हाँ, वो सूजन आ जाए। जब टॉन्सिल्स या मुंह के अंदर या नाक के अंदर कोई चीज़ पे इन्फेक्शन होता है तो गर्दन पर लिम्फ नोड्स मोटा हो जाती है। जो यहाँ से पता चलते हाँ, हैं। यहाँ से पता चल जाती है, या लिम्फ नोड्स मोटा हो जाती है जो हमें फील पे पता लगती है। लिम्फ नोड्स अगर किसी बच्चों में ज़्यादा है तो ये भी मतलब ये कह रहा है, हमें एक इनडायरेक्ट क्लू कह रहा है कि पहले से बच्चों में इन्फेक्शन चल रही थी। तो टॉन्सिलाइटिस होंगे तब भी ऐसा ही पता चलेगा? हो सकती है, ऐसा हो हो सकता है। सकता है। ओके। टॉन्सिलाइटिस कम हो या टॉन्सिल्स आपके ना सूजें, उसके लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जी, पहली बात प्रिकॉशंस, जी। क्या पिला रहे हो आप बच्चे को और क्या खिला रहे हो आप बच्चे को, हमारा हम्म, जिम्मेदारी होती है। हम्म, बच्चे का नहीं, बच्चे हर कुछ चाहते हैं और आज की इसमें हमारी नज़र बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट है। जी, जैसे कि कुछ स्टडीज़ ये भी प्रूव किया गया है, और कुछ स्टडीज़ ये भी हमारे लिए एविडेंस देते हैं कि एसिडिटी की वजह से टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स रिकरेंट इन्फेक्शन होने की भी चांसेस होती है। अच्छा अगर तो बच्चा ऐसा एसिडिटी खा कैसे रहा है। होता है, जो भी फ्राइड आइटम्स हम जो दे रहे हैं बच्चों को बहुत बार बार, हम्म, कुछ चीज़ें हम, या फ्राइड आइटम्स या एसिडिटी कॉज करने वाली जो आइटम्स अगर हम दे रहे हैं बच्चों जी। को, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होती है। ओके, और कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, शेयरिंग बॉटल्स, ग्लासेस, ये सब एक कॉज हो सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर पर हाइजीन, अगर बहुत ठंडा या बहुत गर्म कोई बच्चा ले रहा है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है? टेम्परेचर इटसेल्फ नहीं कर सकता है। अगर मौसम बदल रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वायरल इन्फेक्शंस जो आती है, फ्लू वायरस वो होता है, इन चीज़ों से हो सकता है। पॉल्यूशन से भी टॉन्सिल्स बढ़ सकती पोल्यूशन से टॉन्सिल नहीं बढ़ती है। है? पोल्यूशन से इतना वो नहीं है, पोल्यूशन से एलर्जिक टेंडेंसी बढ़ता है, इसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है। कुछ बच्चे हम देखते हैं डॉक्टर साहब वो मुंह से सांस लेते हैं, उसका क्या रीज़न होता है? अभी हम जो बात कर रहे थे, मुंह से सांस इसीलिए लेते हैं बहुत सारा बच्चा। देखिए, मैंने जैसा बोल रहा था कि सारा बच्चों में एडिनॉइड होता है, टॉन्सिल होता है, बड़ी जी, बात नहीं है वो, अनलेस वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चे को। जी, अगर एडिनॉइड नाक के पीछे अगर मांस है और वो मांस नॉर्मली रहता है बच्चों में और वो कोई नुकसानदायक नहीं करती है, और ये मांस जब बढ़ता है और जितना नाक के पीछे स्पेस है सांस लेने की, अगर वो स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, जब बच्चा लेट जाते हैं, हमारा तालुआ पीछे आ जाती है और नाक दब जाता है, तालुआ दब जाती है, जिसकी और ऑलरेडी मांस अगर है तो तब ऑटोमेटिकली बच्चा मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है। तो ये लॉन्ग टाइम अगर यही चीज़ अगर लंबे समय रिपीट हो रही है, मुंह खोल के लंबे समय से सांस ले रहा बच्चा, कई बार खराटे भी ले लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने ओएस से कहते हैं, खराटे की बीमारी जो आम भाषा में जो कहा जाता है, वो भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कई सारे बच्चों में। तो ये जो मुंह से सांस लेने की बच्चों में फिर धीरे धीरे हम देखते हैं आदत भी पड़ जाती है, इससे बचने के लिए कोई प्रो टिप है कि अगर ऐसा करें तो फायदा प्रो टिप नहीं बोल सकते हैं, पर एवेल्युएशन मेरे हिसाब से ज़रूरत है कि क्योंकि थोड़ा हल्का, थोड़ा सा खुलना, और कभी कभी थकावट के समय या कोई सर्दी जुकाम के समय अगर हो रही है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। अच्छा, अगर परसिस्टेंटली हो रहा है बच्चा
बच्चा सिर्फ किस पोजीशन में सो रहा है, पिलो का जो साइज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं है। और वैसे दूसरी चीज़ ये है कि एक क्लू देता है बच्चा, जब भी ऐसे चीज़ें एडिनॉइड की अगर प्रॉब्लम अगर होता है या नाक की अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक अगर हो रही है, तो जनरली बच्चे लोग साइड में सो के गर्दन को पीछे लटका देते हैं। मुँह खुलने से पहले ये होती है कि साइड में सो के बच्चे पीछे ऐसे गर्दन को पीछे करते हैं। ऐसे करने से थोड़ा पोस्चर स्पाइन की सर्वाइकल स्पाइन की पोस्चर अटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि सांस की रास्ता खुले। अच्छा, ये एक एक क्लू है। कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म बॉडी अपने आप कर लेता है। अगर बच्चे साइड में जाके ऐसे ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन फ्लैट, ये थोड़ा वार्निंग साइन हो सकता है कि कुछ एयरवे में कॉम्प्रोमाइज ऐसा कहा जाता है कि सांस की प्रॉब्लम है, अगर नाक में ठीक से नहीं आ रही तो थोड़ा रेज्ड हेड करके सोइए, पिल्लो थोड़ा ऊंचा रखिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इतना फर्क नहीं पड़ती है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिकली थोड़ा रेज्ड हेड में थोड़ा ग्रेविटी हेल्प कर लेता है कि थोड़ा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी हमारा ही सांस ऐसे चले जाते हैं ना, गर्दन पीछे करते हैं तो वो फॉल बैक कर देती है, सॉफ्ट पलेट कहते हैं हम, वो फॉल बैक करती है। अब मेरा सांस उसके अगेंस्ट में सांस ले रहा हूँ, उसकी रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि सांस उस तालुआ जो दब रही है उसको पुश करके पीछे जा पा रही है, तो कुछ दिक्कत नहीं होता। अगर नाक की मांस बनी हुई है और इसके पीछे तालुआ पीछे पड़े तो दिक्कत होती है जी। तो इसी पे पोस्चर कुछ लोगों में बेनिफिट हो सकता है, कुछ लोगों में नहीं हो सकता है। ओके, टॉन्सिल्स का सवाल हम पीछे छोड़ गए, जिसमें आपने कहा कि अगर टॉन्सिलाइटिस से बचना है तो एसिडिक फूड अवॉइड करना चाहिए, और भी कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है? एलर्जी जो चीज़ से होता है हमारे लिए उसको पहचानना वो चाहिए, भी थोड़ा नज़र रखनी चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहब, बहुत बच्चों में जब कई बार वेट नहीं बढ़ रहा होता तो उसका भी क्या ईएनटी रिलेटेड कोई इवैल्यूएशन कराने की ज़रूरत है? रूटीनली एंटी एवेल्युएशन की नहीं ज़रूरत होती है, पर एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ईएनटी के साथ बार बार इन्फेक्शन, अगर किसी बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूआरआई कहा जाता है इन जनरल टर्म्स, मतलब यूजुअली ये यूआरआई नाक या गले की रीज़न से ही होता है, वो भी टॉन्सिल या एडिनॉइड की वजह से होती है। जब ये चीज़ जब होती है, ये देखिए, एक जब किसी बच्चे में इन्फेक्शन हो रही है, बुखार आ रही है, ये एक बच्चे की ग्रोथ में एक सेटबैक होता है। बच्चे की बॉडी उसके ऊपर फोकस करते एकदम उस साइड हम कॉन्सेंट्रेट होता है कि वो उस पे फाइट करे, तब क्या होता है कि ये एक होती है रीज़न। एंड किसी बच्चे अगर मुंह खोल के सांस ले रहा है, हाइपोक्सिक जा रहा है बच्चा, मतलब सांस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होती है, जब खराटे बहुत ज़्यादा लंबा हो रही है, ये लंबे समय या कई साल, 4 साल 3 साल ज़्यादा समय से ये प्रॉब्लम अगर चल रही है तो हाइपोक्सिक जाता है। तो अब नेचुरली बच्चा बढ़ता है, बिकॉज हम बच्चे अच्छे से सोते हैं, क्योंकि सोने के समय ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज होता है जी। अगर बच्चा नहीं सो पा रहा है ढंग से कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, तो जिसकी वजह से हम इनडायरेक्टली ये मान सकते हैं कि रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फेलियर टू थ्राइव कॉज करती है, कंट्रीब्यूट करता है साथ साथ में अदर रिलेशन कोई और चीज़ें। आप ये कह रहे हैं उसमें फिर ऑक्सीजन कम जा रही है तो उसकी ग्रोथ भी कम हो सकता है। कैसे पहचाने माँ बाप की अभी ईएनटी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है? सही पूछा आपने। कुछ बच्चों में अगर लंबे समय एडिनॉइड की प्रॉब्लम चल रही है, अगर चल रही है तो बच्चे के चेहरे पर कुछ फीचर्स आना शुरू हो जाती है। जैसा आप देखे होंगे किसी किसी बच्चे की दांत आगे की दांत काफ़ी लंबा होता है और नाक थोड़ा सा शार्प नाक और थोड़ा सा ऊंची की तरफ से नाक टिप होती है और ये वाला हड्डी की प्रोमिनेंस नहीं रहता है। इसको हम एडिनॉइड फेसिस कहते हैं बेसिकली। अच्छा। तो इसकी कुछ फीचर्स अगर हार्य है तो वो भी एक साइन देता है कि बच्चे की मुंह खोल के सांस लेने की प्रक्रिया कई महीने या कई साल से चल रही है, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें आता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बोला था कि जब हम नाक से सांस लेते हैं कि वो साइनस के अंदर जाता है, जब हवा साइनस के अंदर जा ही नहीं रहा तो साइनस एक्सपैंड नहीं होता है, फेस इस प्रकार से एक्सपैंड नहीं होती है। जब बच्चे की फेस इस साइड नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली इस साइड होती है, तो लंबा फेस होता है। मुंह से सांस ले रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, वो आपके पास आता है, आपको ईएनटी इवैल्यूएशन में समस्या नजर आती है, अब इलाज क्या करेंगे उसका? एडिनॉइड्स में भी इलाज रिकरेंट इन्फेक्शंस, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो रही है, एडिनॉइड्स में इन्फेक्शन हो रही है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है हमारे लिए। तो अगर क्राइटेरिया फिट हो रही है, बहुत अफेक्ट हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट कर रहा है,
और दूसरी चीज़ मैंने बोलना भूल गया, कान अगर एडिनॉइड्स लंबे समय है, कुछ बच्चों में एडिनॉइड की वजह से कान में इन्फेक्शंस भी हो जाती है। अच्छा। क्योंकि कान और नाक के बीच में एक रास्ता होता है, उसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। जब एडिनॉइड मोटा हो जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा कान में प्रेशर इक्वलाइज रहता है कान के अंदर। और बच्चों में स्पेशली ये यूस्टेशियन ट्यूब बहुत छोटा रहता है, तो ये ब्लॉक होने की वजह से इमिडिएटली इन्फेक्शंस उसके थ्रू कान के अंदर ट्रैवल कर सकता है, और कान के अंदर से पर्दे के अंदर पानी जम हो सकती है, और इसकी वजह से सुनाई भी कम हो सकता है, और इन्हीं बच्चों में प्रॉब्लम भी आते हैं। तो इन्फेक्शन रिलीव करना सबसे पहले हमारा ड्यूटी होता है ट्रीटमेंट में जी। और जिस बच्चों में इन्फेक्शन रिलीव हो रहा है, तो वो हम वॉचफुल वेटिंग में देखते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड मतलब ये है कि जो सिम्टम्स पहले होती थी वैसा ही हो रहा है या लंबे गैप लेके हो रही है। अगर गैप लेके नहीं हो रहा तो एडिनोटॉन्सिल रिसेक्शन अगर बच्चे क्राइटेरिया पे फिट करता है तो रिसेक्शन अंडरटेक कर सकते हैं विद काउंसलिंग। ये भी डे केयर प्रोसीजर है? यस। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि नाक का सवाल है और गले का भी सवाल है, हमने कोशिश की है कि उन सभी सवालों के जवाब आप तक हम लेकर आएँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनकी राय पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल फिट रहे इंडिया के इस स्पेशल पॉडकास्ट में नाक कान गले से जुड़ी हुई बेसिक क्वेरीज हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षा, आपने बहुत आसान तरीके से लोगों को समझाया है। बहुत शुक्रिया मैडम। होपफुली प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।